मिल्टन बर्ली कहते हैं, इफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक, बिल्ड अ डोर। अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है तो अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कीजिए। बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट, इजंट इट? डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। सोचिएगा इसके बारे में। आज 2 सितंबर 2021 है। और ये फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। यह आपकी यूपीएससी की प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को कवर कर लेता है। फिलहाल इस स्मार्ट कोर्स के ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। ऊपर से जब आप इस टेक 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 10 सितंबर 21 तक ही वैलिड है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आई एम श्योर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है। 2 सोर्सेस हैं। सोर्स नंबर 1 इज studyIQ.com, ये हमारी वेबसाइट है। एंड सोर्स नंबर 2 इज दिस वन, हमारा मोबाइल ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, StudyIQ के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, देन वी हैव सम न्यूज आइटम्स एंड 1 MCQ। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, 3 डोजेस नॉट 2। फुल्ली वैक्सीनेशन व्यक्ति की डेफिनेशन जो है वो चेंज होने वाली है। हमारे देश में फुल्ली वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हमें जो मिलता है, तो उसमें जब हम फर्स्ट और उसके बाद सेकंड डोज जब लेते हैं, देन वी आर कंसिडर्ड फुल्ली वैक्सीनेटेड। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जो फुल्ली वैक्सीनेशन की जो परिभाषा है उसको रीडिफाइन कर रहा है। सबसे पहले तो चलिए, इजराइल का नाम आया है तो लेट्स लोकेट कि इजराइल है कहाँ पर। आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप फोकस कीजिए तो दिस इज इंडिया हियर, और उसके अगर वेस्टर्न साइड हम अरेबियन सी को क्रॉस करके जाए तो हमें ये देश देखने को मिलते हैं। एज यू कैन सी हियर, दिस इज अरेबियन सी, ये है ओमान, ये है यमन। और फिर यहाँ पर आपको कुछ दूसरे देश जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, बहरीन, कुवैत हैं, इराक, ईरान यहाँ पर हैं। देन यू हैव जॉर्डन, जॉर्डन के ऊपर थोड़े ऊपर आपको सीरिया, और उसके बाजू में आपको देखने को मिलता है ये देश इजराइल। तो दिस इज इजराइल हियर, राइट। यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, और वेस्ट एशिया इस रीजन का नाम है। ये पूरा रीजन जो है, रफली स्पीकिंग दिस रीजन, इसका प्रॉपर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो नाम है वेस्ट एशिया। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न मीडिया इस रीजन को कहता है मिडल ईस्ट। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो विच इज द राइट वर्ड, कीप दिस थिंग इन माइंड, वेस्ट एशिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर इंटरव्यू में है तो डोंट रेफर इट एज मिडल ईस्ट, यूज द वर्ड, द मोर प्रॉपर वर्ड, वेस्ट एशिया। ओके, अब यहां पर देख लेते हैं इजराइल को। तो एक जगह पे वेस्ट एशिया के स्टार्टिंग पॉइंट में अगर हम देखें तो ओमान है, तो एंड पॉइंट में आप कह सकते हैं इजराइल है। तो ये रहा मेडिटेरेनियन सी, उसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करने वाला ये देश है इजराइल। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, और यहाँ पर ऑफ कोर्स पैलेस्टाइन। तो इतने देशों के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है इजराइल। और जेरूसलम जो है ये एक बहुत ही फेमस जगह है। वैसे जेरूसलम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑफिशियल इजराइल का कैपिटल नहीं है। हमारी जो एम्बेसी है वो तेल अवीव में है, क्योंकि जेरूसलम को लेकर पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में एक इश्यू चल रहा है। तो आज हमारा जो पॉइंट है वो जेरूसलम और इजराइल और उसके इतिहास के बारे में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल का नाम आया था तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक छोटा सा मैप जो है वो डिस्कस किया जाए, राइट। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात समझी कि फुल्ली वैक्सीनेशन की जो डेफिनेशन है उसको रीडिफाइन कर रहा है इजराइल। इजराइल ने ये लॉन्च कर दिया है, ये एक मिशन लॉन्च कर दिया है कि इजरायली लोग जिनकी एज 12 साल या फिर उससे ज़्यादा है, तो दे आर एलिजिबल फॉर द थर्ड डोज, यानी कि दे आर एलिजिबल फॉर द बूस्टर शॉट। सेकंड डोज के 5 महीने के बाद इजराइल में बूस्टर डोज लेने के लिए अगर आपकी एज 12 ईयर्स से ज़्यादा है और ये 5 महीने का वक्त हो चुका है, देन यू आर एलिजिबल फॉर ए बूस्टर डोज। अब दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग स्टडीज़ का कहना भी ये है कि हमारे
शरीर में जो एंटीबॉडी होती हैं ये रिस्पॉन्स करना जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे वीक हो जाती है। तो लेट्स से कि जैसे समय आगे बढ़ता है धीरे धीरे ड्रॉप हो जाती है, एंड देन व्हेन यू गिव अ बूस्टर शॉट तो फिर से ये स्ट्रांग हो जाती है। कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल को डिस्कस किया था और उसमें जो राइटर थे उनका कहना ये था कि ये फर्स्ट और सेकंड डोज जो है उनको आप एसेंशियल डोज कह सकते हैं, और बूस्टर जो डोज जो है वो थर्ड और उसके कुछ समय के बाद लास्ट यानी कि फोर्थ डोज, एंड दैट्स इट, वी आर डन। थर्ड एंड फोर्थ। तो फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि इज़राइल और दूसरे देश जो हैं वो अपने लोगों को फोर्थ डोज जो सेकंड बूस्टर डोज है वो भी दे सकते हैं, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर इट। एनीवे, स्टडीज ये कहते हैं कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेज वीकन ओवर टाइम। यूके, इंडोनेशिया जैसे कुछ देश हैं जो अपने सिटीजन्स, जो वल्नरेबल सिटीजन्स हैं, खास करके जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, तो ऐसे लोगों को बूस्टर डोज देने लगा है। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है SII, उनके चेयरमैन ने भी ये कहा था कि SII के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको थर्ड डोज दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि थर्ड डोज जो है वो देना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। एज ए चेयरमैन उन्होंने अपील की है, तो लेट्स होप कि भारत भी इसके बारे में सोचेगा कुछ। एंड ही हैज़ ऑल्सो सेड कि कोविशील्ड के 2 डोजेस के बीच में जो गैप है, ये गैप बहुत ज़्यादा रखा गया है, इसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। अलग अलग स्टडीज़ जो हैं वो अलग अलग आंकड़े हमारे सामने रखती हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टडीज़ यही कहती हैं कि 2 महीने का गैप और उसके बाद बूस्टर डोज। तो ज़्यादातर स्टडीज़ बूस्टर डोज को या फिर थर्ड डोज जो है उसको सपोर्ट करती हैं। अब भारत को और ज़्यादा वैक्सीन प्रोक्योर करनी पड़ेगी, यानी कि ख़रीदनी पड़ेगी, और इसका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करना पड़ेगा। सो फार चीज़ें अच्छी चल रही हैं। आई थिंक इट वाज यस्टरडे, कल भारत ने, नहीं कल नहीं परसों, फिर से भारत ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया। 1 करोड़ से ज़्यादा डोजेस जो है वो एक दिन में दिए गए। कुछ दिनों पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हमने स्थापित किया ही था, उसके कुछ दिनों के बाद फिर से हमने 1 करोड़ से भी ज़्यादा डोजेस जो है वो दिए हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग, राइट। कोविशील्ड और कोवैक्सीन सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है ये वैक्सीन्स है। स्पुतनिक वी जो है उसका इतना कोई ख़ास मीन्स उसमें काफ़ी डिले चल रहे हैं। रशिया के साथ जो बड़ा इश्यू है वो डिफेंस में भी हमें यही एक्सपीरियंस होता था कि रशिया हमें वेपन्स तो दे देता है, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स, उसकी सर्विसेज, ये सारी चीज़ों में रशिया जो है वो काफ़ी धीरे चलता है, या फिर उनका काम करने का तरीका जो है वो जापानीज़ और साउथ कोरियन और दूसरे देशों की तरह इतना पंक्चुअल नहीं है। डिलेज बहुत ज़्यादा होते हैं। सेम थिंग वी आर फेसिंग विद स्पुतनिक वी। हमारे सभी एडल्ट्स को अगर हमें डबल जो डोजिंग के बाद जो एक एक्स्ट्रा डोज अगर हमें देना है, देन वी नीड 87.4 करोड़ डोजेस। तो वी हैव टू अभी से इसकी प्रिपरेशन जो है वो हमें करनी पड़ेगी। सो बेसिकली दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस फर्स्ट टॉपिक। आगे बढ़े उससे पहले, अगर आप आज के इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये है मेरी टेलीग्राम की चैनल। यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल और फ्री में आप हर रोज़ मेरे लेक्चर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ मेरे साथ जुड़े हुए कोई भी अगर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही वो सारी चीज़ें अनाउंस करता हूँ। अगर आप फेसबुक पर हैं देन यू कैन ज्वाइन माय फेसबुक पेज, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। अब बात करते हैं भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में। पायोनियर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और टाइटल है इस आर्टिकल का चाइनीज शैडो ऑन इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब स्टडीज ये कहती हैं, या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो चाइनीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये भारत के लिए एक हेल्थ सिक्योरिटी रिस्क है। कैसे कैसे चाइना की फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत के लिए एक हेल्थ रिस्क हो सकती है? दूसरी एक चीज़, जो एक दूसरा प्रश्न जो समझना थोड़ा इजी रहेगा, एज वी नो कि चाइना इज़ फेमस फॉर चीप प्रोडक्ट्स। एक ही चीज़ जो है वो कम दाम में, बहुत ही कम दाम में, एक वक्त था जब उनकी मास्टरी थी, अब धीरे धीरे वो चीज़ भी चेंज हो रही है। बट एनीवे वी कैन से कि चाइना एक ऐसा देश है जो ज़्यादातर चीज़ों को बहुत ही कम दाम में पैदा करता है। क्वालिटी के बारे में प्रश्न आप उठा सकते हैं, लेकिन प्राइस जो है वो कम करना जो है वो चाइना की एक USP है।
तो चाइना कैन इवन एक्लिप्स इंडियाज एबिलिटी टू प्रोवाइड अफोर्डेबल मेडिसिन। कुछ हद तक चाइना ने ये चीज़ भी की है कि भारत जो एक अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करने की जो क्षमता है भारत की, इसको बर्बाद कर सकता है, इसको डैमेज कर सकता है चाइना और चाइना की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कैसे, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ फैक्ट्स को समझ लेते हैं। भारत को क्या कहा जाता है? आई एम श्योर आपने इसको कई बार सुना है, भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू गाइस, इंडिया रैंक्स फोर्थ इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यानी कि जब हम दवाई और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो वैल्यू के कितने पैसों की या फिर कितने डॉलर्स की दवाई भारत जो है वो जनरेट करता है, बेचता है, तो दुनिया में फोर्थ रैंक है हमारा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्वांटिटी की बात करें तो वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है भारत। भारत दुनिया के बहुत सारे देशों में मेडिसिन्स जो है वो प्रोवाइड करता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, और इसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अगेन लेट मी रिपीट, भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों में हम हमारी दवाइयाँ जो हैं, जो हमारे देश में बनती हैं, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे अफ्रीकन देशों को हम फ्री में उनकी मदद करते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से वी आर कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। India exports medicine to most of the countries, and the share of Indian medicines in the US market is 34%. सिर्फ यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो टोटल मेडिसिन है उसका 34% मेडिसिन जो है वो कहाँ से आती है? भारत से आती हैं। मलेरिया, कॉमन इन्फेक्शंस, विटामिन डेफिशिएंसीज, डायबिटीज़, कैंसर, अस्थमा, HIV, हार्ट डिजीज़, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिजीज़ की दवाइयाँ जो है वो भारत प्रोड्यूस करता है। आज से 20 साल पहले, 2 दशक पहले भारत की सिचुएशन ये थी कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जिसको मैं कहूँगा API, जिसको API कहते हैं, API एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि जो हम दवाई लेते हैं तो उस दवाई के अंदर जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से दवाई जो है वो हमें असर करती है, दवाई की इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होती है, दवाई एक रंग दिखाती है या फिर दवाई जो है अपना काम करती है। तो ये किस चीज़ की वजह से होता है? दैट इज़ कॉल्ड API। API नहीं है तो फिर वो दवाई किसी काम की नहीं है। तो आज से 2 दशक पहले, आज से 20 साल पहले की बात करें तो भारत जो है API में काफ़ी अच्छा एक प्रोड्यूसर था। एक वर्ल्ड वाइड डिमांड थी भारत के API की। अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार जो है, भारत सरकार, उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई कि API के ऊपर जो है वो हमारा फोकस धीरे धीरे कम होने लगा, और फिर हम दूसरे देश, खास करके चाइना, सबसे ज़्यादा हम API किससे मंगवाते हैं? चाइना से सबसे ज़्यादा। मैं जब कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा, देन आई एम टॉकिंग अबाउट 80% जितना, रफली स्पीकिंग 80% जितना। उसके बाद 2 देशों का नाम है, एक है USA और एक है इटली। तो ये 3 देशों से अगर हम 3 देशों का टोटल लगाए तो 95% तक पहुंच जाता है हमारा API। हम इतना API जो है वो ये देशों से इंपोर्ट करते हैं, और API कितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने अभी आपको समझाया। तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो टोटली दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया वॉज ए थ्राइविंग फील्ड ऑफ बेसिक केमिकल्स, इंटरमीडिएट केमिकल्स एंड APIs। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 2000 के बाद, आफ्टर द ईयर 2000, धीरे धीरे API जो है वो हमारे हाथ से स्लिप होता गया। हम दूसरे देशों से, खास करके चाइना से API मंगवाने लगे। और चाइना की जो स्ट्रेटजी है, चाइना ने क्या किया कि चाइना ने ऑल ऑफ द सडन API का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिया, और फिर वर्ल्ड मार्केट में बहुत ही कम दाम में, या फिर 50% कम दाम में चाइना जो है वो ये API डंप करने लगा। तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो है वो बंद होने लगी। चाइना की सरकार बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका भी खुलेआम उल्लंघन होता है।
और क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करती है फार्मास्यूटिकल कंपनी को। लॉन्ग टर्म मोराटोरियम, कि आप लंबे समय तक अपनी लोन पे ना करें, उसके 5 साल 10 साल 15 साल के बाद अपनी लोन पे करने की शुरुआत करें, कंपनी तब तक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाती है। क्रेडिट गारंटी बाय चाइनीज इंश्योरेंस कंपनी, प्रोएक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंसेंटिव मिलता है, मार्केटिंग इंसेंटिव मिलता है, चीप इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिटी फैसिलिटी मिलती है, और पोल्यूशन और एनवायरनमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी काफ़ी प्रो कंपनी रखा जाता है, प्रो एनवायरनमेंट नहीं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ चाइनीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की और इसका लाभ उठाया फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने, और वो धड़ाधड़ एपीआई प्रोड्यूस करने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम ये 6 एपीए की बात करें, इम्यूनो पेनिसिलेनिक एसिड, जो पेनिसिलिन जी में इस्तेमाल होता है, ऐसी अलग अलग दवाइयों में होता है। वी आर नॉट डिस्कसिंग दवाइयाँ हियर, वी आर डिस्कसिंग कि चाइना ने कैसे, जस्ट अ सेकेंड, राइट, चाइना ने क्या किया कि ये जो सपोर्ट मैंने आपको बताया, ये सारा सपोर्ट मिलने के बाद चाइना जो है उस समय पर भारत की बात करें तो भारत में 1 किलो जो एपीआई बनता था इस पेनिसिलिन का, तो इसकी कुछ कीमत थी $22 पर केजी। क्योंकि चाइनीज कंपनी को ये सारा सपोर्ट मिलता था, तो चाइना की कंपनीज पता है कितने में ये प्रोड्यूस करने लगी? $9 पर केजी। तो भारत का ये $22 वाला कौन परचेज करेगा? सभी लोग। और इनफैक्ट भारत की कंपनीज जो है वो बंद होने लगी, हमारी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बंद हो गई, और हम चाइना से ये $9 पर किलो वाला पाउडर मंगवाने लगे। फिर पता है क्या हुआ? दुनिया के बहुत सारे देशों की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बर्बाद करने के बाद चाइना ने इसकी प्राइस कितनी कर दी है? $35 पर किलो। अब सरकार जो है जितने भी कंसेशंस दिए हैं, जितनी भी छूट दी है, वो आज नहीं तो 5-10 साल के बाद इंटरेस्ट के साथ हंसी खुशी इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज से पैसे ले लेगी चाइनीज सरकार। तो विन विन सिचुएशन कैसी, आप समझते हैं कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी वो इस्तेमाल करते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अच्छी, हमारे जैसे देश की बात करें तो बहुत बुरी स्ट्रेटेजी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज बंद हो गई, क्योंकि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, और जब आप बंद हो जाएंगे उसके बाद वो प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि अब दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार से चाइना ने पूरी अपनी मोनोपोली जो है वो स्थापित की थी। क्या आपको पता है कि चाइना ने यूएसए को यह धमकी दी है कि हम आपको मेडिसिन सप्लाई करना बंद कर देंगे? और हाल ही में हमारे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, द वेरी फेमस मैन, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, अजीत डोभाल साहब ने यह कहा है कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा है कि हमारा डिपेंडेंस चाइनीज एपीआई के ऊपर है। कभी भी चाइना जो है वो हमें ये एपीआई देना बंद कर देगा तो हमारी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हाल ही में भारत सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए दिए हैं, और ये पीएलआई जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, दिस इज फॉर एपीआई प्रोडक्शन, कि हमारे देश में एपीआई का प्रोडक्शन किया जाए। कंपनीज को ये सपोर्ट मिलेगा, थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे जितना आप ज़्यादा क्वांटिटी वाइज प्रोडक्शन करेंगे। इसी के साथ सरकार को कुछ और स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है। एक तो ये है कि ये जो डंपिंग की जाती है हमारे देश में ये एपीआईज की दूसरे देशों से, तो इसको रोकने की कोशिश करनी होगी हमें। दूसरी चीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर और ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा जो दूसरे छोटे बड़े सपोर्ट हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सपोर्ट, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ें, प्लग एंड प्ले, फिर लोन मोराटोरियम, जो भी फैसिलिटीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डब्ल्यूटीओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहकर होगा जो हम दे सकते हैं वो हमें देने की कोशिश करनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, सिर्फ यूपीएससी के कोर्स नहीं, एसएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स अगर आपको खरीदने हैं, और इसके अलावा जो अलग अलग आपकी स्क्रीन के ऊपर कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज के ऊपर ये डिस्काउंट चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 9 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करें studyik.com या फिर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। बात करते हैं कैन अमेरिका रिबूट, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है।
यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ए ब्लेस्ड जियोग्राफी। सच में यूएसए की जियोग्राफी जो है वो काफ़ी ब्लेस्ड है। दोनों तरफ ओशियंस है, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, और नॉर्थ एंड साउथ अगर आप बात करें तो दोनों मित्र देश हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो इसराइल हमने स्टडी किया, तो लेट्स स्टडी यूएसए एज वेल। एक स्टेट यहाँ पर यूएसए का मिसिंग है, बताइए उस राज्य का नाम क्या है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर आपको वैसे एक और आइलैंड स्टेट है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ए बिग स्टेट, एक बहुत बड़ा स्टेट जो है वो प्रोविंस जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, तो उसका नाम क्या है बताइए? तो एज यू कैन सी देयर आर सो मेनी स्टेट्स इन यूएसए। बॉर्डर आप देखिए कितनी स्ट्रेट लाइंस कई जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे, इज़न्ट इट? हमारे देश में ऐसी बॉर्डर्स आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेट लाइंस, मोस्टली हर एक जगह पर आपको स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर देखिए, इतनी स्ट्रेट लाइन आई डोंट थिंक सो, दुनिया की शायद सबसे लंबी बॉर्डर यही है, और दुनिया की सबसे स्ट्रेट लाइन वाली बॉर्डर भी डेफिनेटली यही होगी, क्योंकि यूएसए और कनाडा जो हैं ये बहुत बड़े देश हैं, भारत से भी कई गुना बड़े देश हैं। तो यू कैन सी हियर, नॉर्थ साइड में है कनाडा, साउथ में है मेक्सिको, एक तरफ है अटलांटिक ओशियन, दूसरी तरफ है पैसिफिक ओशियन। तो जियोग्राफी काफ़ी सेफ है यहाँ पर। जैसे भारत है, फिर इज़राइल है, भारत है, दूसरे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे दुश्मन देश हैं, लेकिन यूएसए में ऐसे कोई इश्यूज नहीं है। तो इतना नेचुरल प्रोटेक्शन है, तो दुश्मन जो है वो यूएसए का क्या बिगाड़ लेगा, इज़न्ट इट? लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक भी इतने सेफ देश में हुआ, 9/11 जो हुआ वो यूएसए में ही हुआ, न्यूयॉर्क में। और उसके बाद एक नई जर्नी की शुरुआत हुई यूएसए की अफगानिस्तान में। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बिकॉज जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, अब आप जानते हैं कि आई एम श्योर आपको अफगानिस्तान के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो अब पता है। यूएसए की जर्नी को अगर आप ऑब्जर्व करें, वर्ल्ड वॉर 2 को जब आप स्टडी करेंगे, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया भी होगा, अगर नहीं किया है तो बहुत ही ब्रीफली मैं बता दूं कि कौन सा ऐसा वक्त था जब यूएसए जो है वो इतना पैसे वाला बन गया, या फिर यूएसए जो है वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव देश बन गया। तो इट वाज पर्टिकुलरली वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ये सारे जो यूरोपियन पावर्स थे वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, और यूएसए क्योंकि बहुत अलग है, बहुत दूर है, तो यूएसए जो है वो सारी चीज़ें, एक तो यूएसए की जियोग्राफी भी गजब है, वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। तो क्योंकि युद्ध चल रहा था, तो यूरोप और यूरोपियन देशों को खाने पीने की चीज़ों की आवश्यकता थी, मशीनरी की आवश्यकता थी, गन्स की आवश्यकता थी। तो ऐसी सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो यूएसए में ओपन होने लगी, और यूएसए ने जमकर पैसे जो हैं वो छापे हैं वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर पर्टिकुलरली। तो बहुत पैसे जो हैं वो यूएसए के पास हो गया, और फिर यूएसए खुद भी ये सारे पैसों का सही इस्तेमाल करता था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटीज़, पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चल रही थी। तो इसकी वजह से वहाँ पर साइंटिस्ट भी आपको देखने को मिले, इनोवेटर्स भी वहाँ पर ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, और दुनिया के अलग अलग देशों के लोग जो हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको अट्रैक्ट करने वाला अगर कोई देश है तो दैट इज़ डेफिनेटली यूएसए। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए के पास बहुत ज़्यादा पैसे, हथियार, ये सारी चीज़ें थी, तो एक प्रकार से यूएसए अनबीटेबल था उस टाइम पर। आज भी आप कह सकते हैं यूएसए इज़ डेफिनेटली अनबीटेबल। बहुत सारी जगहों पर वो हारा भी है, ऐसा नहीं है कि यूएसए फ्लॉलेस है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन अगर आप उनकी ओवरऑल, आप मोहम्मद अली को लेजेंड कहते हैं हम, बॉक्सिंग लेजेंड, तो क्या वो कभी फाइट हारे ही नहीं? नो। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं, तो क्या वो कभी आउट नहीं हुए? वो रन आउट भी हुए हैं, स्टम्प्ड भी हुए हैं, एलबीडब्ल्यू भी हुआ है उनका, कैच भी आया। तो ऐसा नहीं कि आपकी कोई डिफीट नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन अगर आप सचिन का या फिर मोहम्मद अली का जो ग्राफ पढ़े, देन यू विल फाइंड कि ज़्यादातर विक्ट्रीज उन्होंने हासिल की हैं। सेम थिंग गोज विथ यूएसए। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए जो है वो एक्सप्लोर करने लगा, उससे पहले भी कर रहा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पर्टिकुलरली गल्फ रीजन में काफ़ी एक्टिव होने लगा, क्योंकि यहाँ पर उनको ऑयल मिल गया था।
अब यूएसए क्योंकि यहाँ का रिसोर्स जो है वो यूज़ कर रहा था, यहाँ का रिसोर्स निकाल रहा था और अब इसका इस्तेमाल कर रहा था, बट नेचुरल है कि वहाँ के कुछ लोग जो हैं वो यूएसए को नफरत करने लगे थे। ब्रिटेन की सिचुएशन को याद कीजिए कि जैसे हमारे देश में ब्रिटिश राज था, तो उस टाइम पर जो वो हमें लूट रहे थे, तो इसकी वजह से लोग ब्रिटिशर्स को नफरत करने लगे थे। उस समय की बात है, अभी की बात नहीं है। वैसे ही क्योंकि ये हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है, तो लोग जो हैं वो यूएसए को नफरत करने लगे, क्योंकि एक लंबे समय तक आज भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं, अरामको की हिस्ट्री को देखेंगे देन यू विल फाइंड कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया की मिक्स एक कंपनी। तो लोगों का ओपिनियन जो है वो यूएसए की प्रति थोड़ा नेगेटिव होने लगा। लेकिन क्या यूएसए में नेगेटिव होने लगा और उसके बाद नफरत, और फिर धीरे धीरे यूएसए हर जगह पर, क्योंकि पैसे वाला था और पैसे वाला है और हथियार थे उनके पास, पूरी दुनिया उनको सुन रही थी, वो खुद एक कॉन्फिडेंट देश था, तो फिर यूएसए बहुत सारी जगहों पर स्टैंड लेने लगा और कई जगहों पर उनके रीजनल इश्यूज में यूएसए आने लगा, और इसकी वजह से फिर कुछ ऐसे देश हैं जो यूएसए को नफरत करने लगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन रियलिटी में अगर हम समझने की कोशिश करें तो यूएसए जो है वो दुनिया के ऊपर हथियारों से नहीं, यूएसए अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज से राज करता है। मैकडोनाल्ड्स, क्या भारत की कोई कंपनी यूएसए के हर एक राज्य में है? नहीं, लेकिन यूएसए की मैकडोनाल्ड्स जो है वो आपको हमारे देश के सभी राज्यों के, जहां तक मैं सभी राज्यों में तो गया नहीं हूं, लेकिन सारे बड़े बड़े शहरों में आपको कम से कम एक मैकडोनल्ड तो देखने को मिलेगा ही। कोका कोला जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, आपको कई जगह पर पीने का स्वच्छ पानी मिले ना मिले, लेकिन कोका कोला की बोतल जो है वो मिल जाएगी। जस्ट इमेजिन कि उनकी मार्केटिंग की रीच, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनकी जो लॉकहीड मार्टिन यानी कि डिफेंस की जो कंपनीज है, डिफेंस प्रोडक्शन की कंपनीज, उससे ज़्यादा पकड़ जो है वो इन सारे प्रोडक्ट्स और इन सारी सर्विसेज की है। जॉर्ज मैकगवन जो है, उनका एक बहुत ही फेमस तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत ही अच्छा कोट है। उनका कहना है कि फूड एड वॉज ए फार बेटर वेपन देन ए बॉम्ब। आप किसी देश को फूड एड दीजिए, उनको फ्री में फूड दीजिए, उनको खाने पीने की चीज़ें जो है वो दीजिए। ये सारी चीज़ों की बात नहीं हो रही है, किसी देश की मदद कीजिए खाने पीने में। वो जो बॉम्ब्स और दूसरे जो हथियार है, उससे भी बड़ा हथियार अगर कोई है तो दैट इज़ फूड एड। वो देश आपके कंट्रोल में आ जाएगा, उनके देश के लोग जो है वो आपको चाहने लगेंगे। तो अमेरिकाज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज नॉट इवन इट्स प्रोडक्ट बट इट्स पीपल। जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग जो हैं वो आज भी यूएसए जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको वो प्लेटफॉर्म मिलता है। आज भी अगर आप चाइना और रशिया भले कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन आप चाइना की एम्बेसी के बाहर लाइन बड़ी नहीं देखेंगे कि लोग, दुनिया के अलग अलग देश के लोग चाइना नहीं जाना पसंद करेंगे, रशिया जाना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन आज भी लोग जो हैं वो अमेरिका जाना पसंद करेंगे। सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, नॉलेज लेने के लिए भी यूएसए जो है वो आज भी नंबर 1 है। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर है, और यूएसए की R&D की वजह से ही यूएसए आज जहाँ पर है वहाँ पर है। अपने प्रेसिडेंट का खर्च कम कर देगा, लेकिन अपनी R&D का खर्च जो है वो, R&D का इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएसए कम नहीं करेंगे। और दुनिया में सबसे ज़्यादा PhDs भी प्रोड्यूस जो है वो यूएसए ही करता है। तो लॉन्ग टर्म की यूएसए की जीत क्या होगी पता है? बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लाइन से ये आर्टिकल एंड होता है कि आज से लेट्स से 5 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद तालिबान का कोई फॉलोवर या फिर तालिबान ग्रुप का कोई व्यक्ति जो है वो मैकडोनल्ड का बर्गर खा रहा है, या फिर स्नीकर्स खा रहा है, या फिर कोका कोला पी रहा है, और एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहा है, या फिर गूगल का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, यू कैन से दैट टाइम के अब यूएसए जो है उसकी एक जीत हुई है, एक लॉन्ग टर्म जीत जो है वो यूएसए की फाइनली हो गई है, आप ऐसा कह सकते हैं। द गुड कंज्यूमर, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। ये कॉन्सेप्ट हमारे देश में उतना ज़्यादा अभी फेमस नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे देश में बन जाएगी और होनी भी चाहिए। अब क्या है ये? जेफ बेजोस जो हैं, उन्होंने हाल ही में कहा कि वी आर कंज्यूमर ऑब्सेस्ड। कंज्यूमर को जो चाहिए वो चीज़ हम देने के लिए तैयार हैं,
चाहे उसके लिए कंपनी को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसा जेफ बेजोस ने नहीं कहा, उन्होंने तो यही कहा है कि वी आर कंज्यूमर ऑब्सेस्ड। पर मैं ये कह रहा हूं कि कंपनीज जो है वो कहती हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कस्टमर जो है उसको आपको सेटिस्फाई करना है। मैं एक रेस्टोरेंट में गया था। अब दिस इज समथिंग, अच्छी बात है बुरी बात है आई डोंट नो, लेकिन आई कैन नॉट सी दिस थिंग। मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो रेस्टोरेंट में एज ए वेटर काम करते हैं या फिर एज ए डिश वॉशिंग का काम करते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे वो स्ट्रीट फूड की बात करें। आई कैन नॉट सी दैट थिंग, मीन्स मैं उन जगहों पर खाना पसंद नहीं करता हूँ। अब ये मेरी पर्सनल सोच है, अच्छी बात है बुरी बात है, ये मैं किसी के ऊपर थोपने की कोशिश यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो वन थिंग, ऐसा भी नहीं है कि खाना नहीं खाया, ऑफकोर्स वहाँ पर गए और फिर देखा कि खाना खा रहे हैं और एक छोटा बच्चा जो है वो चीज़ों को सर्व कर रहा है, देन आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन उसके परिवार की ऐसी होगी कि इस बच्चे को भी कुछ ना कुछ पैसे जो है वो कमाने पड़ते ही कमाने ही पड़ेंगे, वरना वो घर नहीं चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि खाना पीना खा लिया, उसके बाद 10-15 रुपए 20 रुपए 25 रुपए की टिप दे दी उस बच्चे को, कि जो भी उसकी मदद, उससे उसकी दुनिया नहीं बदल जाएगी लेकिन लेट्स से कि उसका एक दिन तो अच्छा चला जाएगा। तो ये जो एक चीज़ है, दुनिया की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ये चीज़ों को फॉलो करती हैं। द रीज़न, मैंने ये सारी चीज़ें, एक समय था मुझे इतनी कोई ख़ास अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन एक लंबे समय तक आई वॉज आउट ऑफ इंडिया, तो एक डेवलप्ड देश में मैं रहा, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ की कुछ कंपनीज जो हैं वो अपने जो सप्लायर्स हैं उनके ऊपर भी ये नज़र रखती हैं कि अगर आप कोई अनएथिकल चीज़ें कर रहे हैं तो वो आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। और ये जब कॉन्सेप्ट मैंने समझा सुना और एक लंबे समय तक डेवलप देश में रहा, तो वहाँ पर देखा कि कैसे बच्चों के कितने सारे अधिकार हैं। और फिर जब हम देखते हैं कि हमारे देश में तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो बहुत ही दुख होता है। और फिर उसके बाद जब आप एक बार देख लेते हैं, जान लेते हैं कि दिस इज़ बैड, उसके बाद आप वो हमेशा आपको वो चीज़ खटकती रहती है। तो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दिस फ्यू लेडीज एंड ये एक लोगो है एक कंपनी का। अब स्पेन में जो चेम्बरमेड्स है, चेम्बरमेड्स यानी कि जो होटल्स होती हैं वहाँ पर जो क्लीनिंग स्टाफ है उनको जेनिटर्स भी कहते हैं। तो होता ये था कि इनको ना के बराबर पैसे मिलते थे। और बहुत सारी कंपनीज जो हैं, अब ये ऐप के माध्यम से आप होटल बुक कर सकते हैं। तो ये सारी होटल की जो बिग चेन्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने फुल टाइम स्टाफ रखना छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारा काम जो है वो आउटसोर्स करवा दिया। आउटसोर्सिंग से क्या होता है, आउटसोर्सिंग यानी कि एक क्लीनिंग कंपनी आकर आपकी होटल को साफ करके, हर रोज़ उनके स्टाफ आएंगे और हर रोज़ आपकी जो, अगर लेट्स से 10 कमरे वाली होटल है, 5 कमरे यूज़ हुए हैं, तो वो क्लीनिंग स्टाफ आएंगे, वो 5 कमरे जो हैं वो साफ करके चले जाएंगे। आपको सिर्फ 5 कमरे के जो भी पैसे होते हैं वही देने हैं। अगर आप एक खुद की अपना एक स्टाफ रखें तो होगा ये कि होटल अगर एक दिन एक कमरा यूज़ हुआ और दूसरे दिन 10 कमरे यूज़ हुए हैं, तो इस दिन पे कोई काम नहीं रहेगा, बाकी के दिन में बहुत काम रहेगा। तो ये अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। तो ये चीज़ ना हो, ऊपर से ज़्यादातर इस क्षेत्र में महिलाएं काम करती हैं, तो मैटरनिटी लीव भी आपको देनी पड़ सकती है। वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तो ये मैटरनिटी लीव के पैसे ना देने पड़े, तो ये पैसे बचाने के चक्कर में बहुत सारी हॉस्पिटैलिटी की या फिर ये जो होटल्स हैं उन्होंने आउटसोर्सिंग का काम कर दिया। तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, ऐसी महिलाओं को हुआ। तो अब वहाँ की महिलाओं ने, स्पेन की महिलाओं ने 2014 में एक ग्रुप स्टार्ट किया, लास कैलिस। और ये लास कैलिस जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप था, अब ये ऐप बन चुका है। और अब इन्होंने क्या किया कि अब अगर आप ये लास कैलिस से होटल बुक करवाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि इस होटल का जो क्लीनिंग स्टाफ है उसको प्रॉपर मिनिमम वेज दिया जा रहा है, उसको अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और ऐसी जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी होटल्स में रहना पसंद करेंगे। उनको
ये फील होगा कि चलो जिस होटल में हम रहते हैं तो उस होटल में जो काम करने वाले लोग हैं उनको इंसानों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनको उनको अच्छी तरीके से उनकी देखभाल हो रही है, भले ही 10-15 रुपए, 50-100 रुपए, लेट्स से $10, $15, आई एम जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल कि अगर आप 2,000 पे कर रहे हैं तो यू विल पे 2,100, तो आप 100 रुपये पे करने के लिए तैयार रहेंगे कि चलो 100 रुपये देने के बाद मुझे पता है कि मैं जिस होटल में रुका हुआ हूँ वहाँ पर स्टाफ का अच्छा वो भी इंसान है, स्टाफ के साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, उनकी उनको अच्छी देखभाल हो रही है, तो वी फील गुड अबाउट इट, इजंट इट। आप कहीं पर कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपने जो कपड़े खरीदे हैं तो वो कपड़े बनाने के चक्कर में महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट होती है, तो हमें पता नहीं, लेकिन जब पता चलता है देन वी विल नॉट बाय दोज क्लोथ्स। तो ये एक नया ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, एंड दिस इज़ ए वेरी गुड ट्रेंड कि सप्लायर्स को भी अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फिलहाल भारत में नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रहा है। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो वर्ल्ड शुड बेनिफिट फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ योगा एंड आयुर्वेद, या फिर योग एंड आयुर्वेद। इतना योगा योगा सुना है लेकिन इसका राइट जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ योग, राइट, इट इज़ नॉट योगा। तो आई विल ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग कि योग और आयुर्वेद, इट्स नॉट योगा एंड आयुर्वेदा, इट इज़ योग एंड आयुर्वेद, ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। इंडिया की कोविड वैक्सीनेशन की बात करें तो 66 करोड़ को हमने क्रॉस कर लिया है। हमारे देश की बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में आज से स्कूल्स जो हैं वो फिर से ओपन हो जाएगी। जो बाइडेन साहब ने यह कहा कि अफगानिस्तान में टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। एस जयशंकर साहब स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की यात्रा पर निकलेंगे आज। Nominations for Padma Awards 2022 open till 15th September। एंड इंडियन रेलवे ने राजेंद्र नगर टर्मिनल जो है पटना का, न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाला, तो ये स्टार्ट कर दिया है। इंडिया कजाकिस्तान के बीच में जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है काजिंद KAZIND 21, यानी कि 2021 की ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो इसकी स्टार्टिंग इनफैक्ट आज नहीं, इसकी स्टार्टिंग कल से हो चुकी है, येस्टरडे से। एंड देर आर सम अदर न्यूज़ एज वेल, आप प्लीज़ इनको देख लीजिएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आज का नया प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एंड आई विल सी यू टुमारो अर्ली मॉर्निंग। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।